नमस्ते आप सभी को। अ, ये वीडियो में आप जो देख रहे हैं कि एक महिला, ग्रामीण महिला सिलबट्टे पे पत्थर और ऊपर जो सिलबट्टा, हम इसको सिलबट्टे के नाम से जानते हैं, कि सिलबट्टे पर कुछ मसाला चटनी, शायद वो अभी ठंड के सीज़न में चना, चूँकि एक फसल है, और उस चने की भाजी जो लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार और वैसे तो सभी लोग, सभी क्षेत्र के लोगों को पता है कि चना, जैसे कि सरसों की साग खाई जाती है, इस चना जब उगाया जाता है खेतों में, तो उस चने की भाजी भी इस ठंड के मौसम में अक्सर बना के खाई जाती है। तो वैसे तो आजकल घर घर में, जिसको हम मिक्सर ग्राइंडर के नाम से जानते हैं, हर चीज़ उसमें पीसी जाती है, चाहे आप मसाले हों चाहे सब्जियां हों, 1 से 2 मिनट में हर चीज़ फटाफट पीस जाती है। और उसको पीसने के बाद फिर हम इसको जो भी कुछ हमको बनाना होता है वो हम बनाते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में और अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में कुछ कुछ जगह पर जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके घरों में भी आजकल इस तरह का सिलबट्टा कभी कभार देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका उपयोग ज़रूर बहुत कम हो गया है। इस वजह से कि लोग बोलते हैं कि बहुत भारी होता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और आजकल समय है कहाँ कि 1 घंटे भर तक, आधे घंटे तक या 15-20 मिनट तक इसको बैठते पीसते फिरो, सब्जी बनाते रहो, तो समय किसी के पास है नहीं है, लोग कहते हैं। तो गुरुजी रविंद्र शर्मा जी एक बात कहते हैं कि पहले हमारे पास जो साधन थे, संसाधन जो थे, वो तेज़ी के संसाधन या साधन नहीं थे। जैसे अभी मिक्सर ग्राइंडर का नाम ही लिया, तो जितना भी चीज़ हमको किचन में कुछ बनाने के लिए जब कुछ पीसने की आवश्यकता होती है, तो उसी मिक्सर ग्राइंडर में पीसा जाता है। तो ये मिक्सर ग्राइंडर क्या हुआ, वही जो गुरुजी के शब्दों में कि तेज़ी का साधन, यानी जो बहुत तेज़ गति से चलती है, तो ये पहले नहीं थे। तो अभी चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर की बात करें, चाहे वो जो हम आटा खाते हैं उसकी चक्की की बात करें, घर में जैसे कपड़े धोते हैं तो उसके लिए वॉशिंग मशीन की बात करें, तो देखेंगे तो घर में ऐसे साधनों की कमी नहीं है जो बहुत तेज़ गति से चलते हैं आज की बिजली से। तो वो कहते हैं कि पहले ये सारे साधन नहीं थे, लोग हर चीज़ अपना काम जो है, चाहे जैसे अब हम इस वीडियो में भी देख रहे हैं, तो महिला इस सिलबट्टे पे वो चने की भाजी पीस रही है, चटनी वगैरह भी इसी से पीसती हैं। तो पहले ये साधन नहीं थे, तेज़ी के साधन नहीं थे, लोगों को हर काम अपने हाथ से करना पड़ता था, या ना शरीर से करना पड़ता, श्रम करना पड़ता था, और पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक ऐसी श्रम पूर्वक कुछ काम करते हुए आदमी का दिन निकल जाता था। तो ये जो तेज़ी के साधन हम लेके आए हैं, या आधुनिक जो विज्ञान लेकर आया है, पाश्चात्य संस्कृति लेके आई है, ये किस लिए लेके आई, ताकि काम जो है फटाफट हो जाए, हमारे पास समय उपलब्ध हो, यानी हमारे पास समय बचे। लेकिन आज की हालत ये है कि गुरुजी कहते हैं कि आज लोगों के पास खाना खाने का भी समय नहीं है। लोग तो अब ये बोलते हैं कि हमारे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो तेज़ी के साधन लाने का उद्देश्य ये था कि हमारे पास समय बचे, और उस समय का उपयोग हम कुछ रचनात्मक कार्यों में, अध्यात्म में, भगवान की भक्ति में, भजन में, ध्यान में, कुछ अनुसंधान में, और जो हमारी चीज़ें रही हैं, पहले की जो चीज़ें रही हैं, उनको कुछ और विकसित करने में लगाएं। तो ऐसा काम तो कुछ हो नहीं रहा है। अगर जिस काम को हम विकास कहते हैं, आज के ज़माने में जितना भी रिसर्च हो रही है, जितने भी इनोवेशंस आ रहे हैं, वो हम देखेंगे तो वो कहीं पर भी उनका ना तो प्रकृति के साथ सामंजस्य है, ना समाज के साथ सामंजस्य है, ना तो व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के साथ ही कोई तालमेल है। अब इसी की हम बात करते हैं कि पहले जब इस तरह से हाथ से इस चीज़ को पीसा जाता था, तो इस चीज़ में सब चीज़ का समावेश था। इसमें ये था कि इस पत्थर सिलबट्टे को बनाने वाले जो कारीगर हुआ करते थे, उनको रोज़गार मिलता था। तो ये हो गया कि ये अर्थव्यवस्था से भी सीधा सीधा जुड़ी हुई चीज़ है। दूसरा कि जब इसको चटनी पीसें या कोई भी भाजी जैसे भी पीस रहे हैं, तो इसको पीसने के टाइम पे हमारे हाथ का श्रम लगता है। हाथ से लेके पेट तक का, सारी ये कमर तक की एक्सरसाइज लगभग इसको चलाने से हो जाती रही है।
तो अभी हम देखेंगे हमारे पास काम कुछ नहीं है, लेकिन हम बैठे बैठे थक जाते हैं और कभी हमारे हाथ पैर में दर्द होता है, कभी घुटने में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी बैक में दर्द होता है। तो तमाम तरह की बीमारियां हम देखेंगे। आज तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे घर में और हमारी जीवन शैली में कहीं पर भी श्रम नहीं है, शारीरिक श्रम नहीं है। श्रम जैसी कोई चीज़ अगर हो गई है तो वो ये हो गई कि बहुत सारी फीस देकर, बहुत सारी मशीनें लाकर हम जिम वगैरह में अपनी के शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी असफल ही होते हैं। तो स्वास्थ्य की बात हो गई। पहला हमने देखा कि उसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र है कि जो पत्थर के काम करने वाले लोग हैं उनको रोज़गार मिलता था, लोग उनसे पत्थर खरीदते थे, सिलबट्टे खरीदते थे। दूसरा, इस पे काम करने से हमारा शरीर का स्वास्थ्य बरकरार रहता है। तीसरा, आयुर्वेद से भी इसका संबंध है कि जब कभी भी इस तरह के सिलबट्टे पे यानी आयुर्वेद की भी अगर हम दवाइयाँ देखते हैं तो जो पुराने वैद्य हैं वो इसी तरह के, इस तरह के तो नहीं, लेकिन उनके कुछ और कटोरे नुमा कुछ चीज़ें हुआ करती थी जिस पर वो आराम से धीमे धीमे पीस कर ही अपनी दवाइयाँ तैयार करते थे। तो आयुर्वेद से भी इसका सीधा रिलेशन है। आयुर्वेद मतलब हमारे स्वास्थ्य से ही इसका संबंध हो गया कि इस पर। और जहाँ तक स्वाद की बात है, आज दुनिया भर में लोग जो हैं खाने पीने की चीज़ों के शौकीन हैं, स्वाद के शौकीन, मतलब जीभ में कुछ बहुत स्वाद वाली चीज़ जानी चाहिए, खाने का आनंद लोग लेना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने ये इस तरह से, चाहे चटनी की बात करें या फिर भाजी की बात करें, जब कभी इस पत्थर पर यानी सिलबट्टे पर पीसी हुई कोई सब्जी खाई है या कोई मसाला कुछ चटनी खाई है तो उसका स्वाद और जो मिक्सी में पिसा हुआ चीज़ रहता है उसके स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया कभी, वो ट्राई करके देख भी सकते हैं। कहीं ना कहीं आसपास किसी न किसी मित्र संबंधी के पास इस तरह की सिलबट्टे वगैरह मिल जाएंगे। तो एक बार अब हम देखेंगे तो स्वाद की जहाँ तक बात है ना, इंद्रिय सुख भी हमें चाहिए हमको और रस का स्वाद चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस तरह की इंद्रियाँ होती है, तो रस यानी हमको स्वाद चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ये चीज़ हमको पुरानी इस तकनीक से मिलती है। तो प्रकृति के साथ ही सामंजस्य हो गया कि जितना हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं उसमें हमारे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। कोयला जलाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, तो कितने सारे प्राकृतिक संसाधन हमारे उन मशीनों की वजह से जो हम आज यूज़ करते हैं उसकी वजह से वो तबाह हो रहा है। तो इस चीज़ से तो आज के ज़माने में हर कोई वाकिफ़ है कि किस तरह से हमारी ही इस्तेमाल की जाने वाली वो सारी मशीनें, वो सारी तकनीक जो कि इलेक्ट्रिसिटी से और बिजली से चलती है, किस तरह से पर्यावरण और प्रकृति को वो नष्ट कर रही हैं। गुरुजी रविंद्र शर्मा जी एक बात और कहते हैं कि जब हमारी टेक्नोलॉजी छोटी थी, जैसे कि अभी सामने हम वीडियो में जैसे देख रहे हैं कि किचन में, रसोई घर में पीस को मसाले हो, सब्जियां हो और भी चटनी हो, इनको पीसने वाली जो टेक्नोलॉजी है, एक तरह से देखेंगे तो ये छोटी टेक्नोलॉजी है जिसको कि हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती ही है। तो इसको छोटी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो जब भी हमारे देश में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और पूरे भारत देश में, शहरों में भी कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं थी। शहरों या गांव सभी तरह की एक ही ऐसी ही छोटी छोटी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो वो कहते हैं कि जब टेक्नोलॉजी समाज में जब छोटी होती है तो उसको समाज व्यवस्थित करता है, यानी समाज अपने अनुसार टेक्नोलॉजी को विकसित करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी ज़रूरत अनुसार, और उसको वो व्यवस्थित करता है। लेकिन जब से ये टेक्नोलॉजी और कारखाने बड़े हो गए हैं, तब से कारखाने और बड़ी टेक्नोलॉजी समाज को संचालित कर रही है, समाज को व्यवस्थित कर रही है, या वो कह रही है कि समाज को कैसे चलना है। पहले ऐसा नहीं था, पहले समाज ये तय करता था, निर्धारित करता था कि टेक्नोलॉजी कैसी होनी है। तो अब उल्टा हो गया है। तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता, हमारा ग्रामीण जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारी जीवन शैली, इनको जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सब चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ कितने सामंजस्य के साथ थी, और इतना सुंदर ताना बाना एक टेक्नोलॉजी का, एक तकनीक का दूसरी तकनीक के साथ और समाज की हर गतिविधि के साथ बना गया था कि उसमें सब चीज़ का समावेश था, समग्रता थी, पूर्णता थी। कि गांव में हर तरीके के रोज़गार हुआ करते थे, हर तरीके की कारीगरी हुआ करती थी। हाँ, वो कारीगर कुछ और नहीं बल्कि अपनी ही हुनर के, अपने ही क्षेत्र के कलाकार ही हुआ करते थे।
और ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल वैसे ही चलती थी जैसे प्रकृति में चीज़ें चलती हैं। और एक बात और वो कहते हैं गुरुजी कि प्रकृति मतलब हमारी जो जीवन शैली रही है, हमारी जो तकनीक रही है, वो सब कुछ प्रकृति के साथ सामंजस्य या प्रकृति से प्रेरणा लेकर ही हुआ है, प्रेरणा लेकर ही बनाया गया है। ऐसा नहीं कि जब हम इतनी सारी चीज़ें बना सकते थे तो हम कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मनीषियों को, जिनको कि हम वैज्ञानिक, आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, यानी हमारे ऋषि मुनि ही हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो जब इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं कि कोई भी चीज़ बिना बिजली के भी, यानी आधुनिक करंट के बिना भी चल सकती है और बहुत अच्छे से चल सकती है, तो क्या वो बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। लेकिन उन सब में उनको पता था कि कहीं ना कहीं ये प्रकृति का ह्रास हो सकता है, पर्यावरण का नुकसान हो सकते हैं, नदियाँ खराब हो सकती हैं और धरती का जो, जिसको हम बोलते हैं कि धरती का बैलेंस बिगड़ सकता है। आज की आधुनिक विज्ञान ने कहने के नाम पे बहुत तरक्की की है। ऐसे नहीं कह रहे कि उसने कुछ अच्छा हमें दिया नहीं, बिल्कुल दिया है। लेकिन उसने पर्यावरण को, प्रकृति को, नदियों को, पहाड़ों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, हमारी सामाजिकता को, हमारी परस्परता को, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना को पूरी तरह से नष्ट, भ्रष्ट और तबाह कर दिया है। तो वही है कि हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा और हमें वो जो हमें अंग्रेजी किताबों ने, अंग्रेज़ों के द्वारा और अंग्रेज़ के लोगों के द्वारा जो इतिहास लिख दिया गया है कि भारत में सब कुछ पहले बहुत पिछड़ा था, और कहीं ना कहीं इस वेस्टर्न कल्चर ने, अंग्रेज़ों ने और पश्चिमी संस्कृति ने हमको अंधकार से उजाले की तरफ लेकर आए हैं, अंधकार से प्रकाश की लेकर तरफ आए हैं। तो हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम कोई अंधकार से उजाले की तरफ ले जा रहे हैं या फिर एक बहुत सुंदर समाज से एक विनाशकारी समाज की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो पुनर्विचार हमें करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम अपनी जीवन शैली फिर से वैसी कैसे बना सकते हैं जैसी कि पहले हुआ करती थी। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लाइट बंद करके अंधेरे में हमको दोबारा से रहना है, लेकिन हमको वो जो कहते हैं ना, प्रकृति है, पर्यावरण है, हमारी नदियाँ हैं और हमारे लोग हैं, हमें पदार्थ अवस्था यानी धरती के साथ भी तालमेल बना के रखना है। हमें जीव अवस्था यानी पशु पक्षियों के साथ भी तालमेल और संगीतमय वातावरण के साथ रहना है। हमें और आदमी के साथ भी बहुत अच्छे तालमेल के साथ रहना है, क्योंकि हमारे बिना ये सारी चीज़ें जो है, जिनको हम धरती बोलते हैं, जिनको पशु पक्षी बोलते हैं और जिनको प्रकृति में जो पेड़ पौधे, जंगल, वन आदि बोलते हैं, ये सब हमारे बिना तो रह सकते हैं, लेकिन हम इन सब के बिना नहीं रह सकते हैं। और हमने जो इनके साथ तालमेल बिठा के रहने का एक जीवन शैली जो हमारी पहले हुआ करती थी, उससे दूर जाके कुछ हासिल नहीं किया है। हम विनाश की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं। तो हमें फिर से पहचानना पड़ेगा कि ये जो छोटी तकनीक है, हमें जानना पड़ेगा और ये व्यक्तिगत रूप से सबको अपने स्तर पर इसकी विवेचना करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है कि हमारा समाज और हम खुद स्वयं व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिकता आज पूरी तरह से गायब है। समाज कहने को ज़रूर, लेकिन उसमें अगर सामाजिकता ना हो तो वो समाज नहीं कहलाया जा सकता है, या उसको समाज नहीं कहा जा सकता है। तो कैसे हम जीवन अच्छा जीने के लिए ही सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं, सारे संसाधन इकट्ठे करते हैं, और वो अच्छा का जीवन हमें परस्पर संबंधों में ही मिलता है। तो संबंध चाहे प्रकृति के साथ हो, चाहे जीव जंतुओं के साथ हो, चाहे वनस्पति के साथ हो, पेड़ पौधों के साथ हो, चाहे वो आदमी की परस्परता में हो। तो पहले का समाज पूरी तरह से सामाजिक हुआ करता था, जो अब बिल्कुल भी नहीं है। समाज से परिवार से फिर अब व्यक्ति हो गया है। तो परिवार में मान लो 4 और 5 लोग हैं, तो वो 4 और 5 लोग अपनी अपनी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपना अपना व्यक्तिगत जीवन जीते रहते हैं। एकाकीपन हो गया, अकेलापन हो गया है। टेक्नोलॉजी के साथ ही वो जी रहा है, मशीन के साथ ही वो जी रहा है। अब मोबाइल एक जो चीज़ आ गई है, तो आदमी अपने मोबाइल के साथ ज़्यादा समय बिता रहा है, परिवार में लोगों के साथ कम, मित्रों के साथ कम। तो आज तक हमने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ग्रामीण जीवन, सब के बारे में बहुत कुछ सुनते रहे, पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज तक हम उसकी आत्मा को नहीं पहचान पाए कि उसका मूल है क्या, उसमें असल में वो भारतीयता है क्या।
तो एक बार रविंद्र शर्मा जी को, जिसको लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर उनका आप एक वीडियो या ऑडियो आधे और पौने घंटे का सुन लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको भारतीय और भारतीयता से प्रेम हो जाएगा, भले ही वो पीढ़ी आज की ही पीढ़ी क्यों ना हो, क्योंकि हमारी जड़ें तो वही हैं। तो जब हम अपने खुद मूल को पहचानते हैं, हम अपने अपने आप को पहचानते हैं, तो हमें उस पर गर्व होता है, हमको अपनी पहचान मिलती है। बस गई। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीयता ठीक है, को सीताराम। पुनर्जीवित करने के प्रयास में।